हे मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्मार्टी। आप लोगों के प्री बोर्ड सामने है, बोर्ड एग्जामिनेशन सामने है, तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो का टाइटल है हमारा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना जो है वो इटली के एक सिटी का नाम है, जिसको इस पूरे स्टोरी को लिखा गया था एजे क्रोनिन के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ना एक मैं कोट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, दैट इज मेच्योरिटी डजंट कम विद एज, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी मेच्योरिटी जो होता है वो ऐसा नहीं कि आप उम्र आपकी बढ़ती जा रही है तो आपके अंदर मेच्योरिटी आती जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेच्योरिटी तब आती है जब आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में आपसे ये लाइन पूछ दिया जाए और आपसे बोलेगा कि बताओ कि ये लाइन कितना हद तक सुटेबल है इस चैप्टर के साथ, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल्स निकाल के बताने पड़ेंगे निकोला और जकोपो का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्ले है किस चीज के बारे में, सॉरी प्ले नहीं, स्टोरी। तो इस पूरे स्टोरी का जो थीम है वो क्या है वो पढ़ते हैं। द स्टोरी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना written by A.J. Cronin is about the sacrifices made by the two young boys to treat their sister who is suffering from tuberculosis। यानी यहाँ पे दो बच्चे हमें दिखाई देंगे, एक 12 साल का बच्चा है, एक 13 साल का बच्चा है। ठीक है, और इन दोनों की एक सिस्टर भी होती है, एल्डर सिस्टर, जो 20 ईयर्स की होती है। उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बच्चे आखिर क्या क्या काम नहीं करते। It strongly marks the point that humanity exists till the people face hardships for the better lives of their loved ones। जैसे कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए ना जाने माँ बाप किन किन मतलब मुसीबतों से गुजरते हैं। कई तो ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे वो अपना खेत बेच चुके होते हैं, अपना कहीं मतलब घर बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटे को आईआईटी में पढ़ाना है, आईआईटीएन बनाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम अपने ही लोगों के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं। द टू जेंटलमैन फेस अप्स एंड डाउन्स बट नेवर कंप्लेन अबाउट अ सिंगल थिंग। आज क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी लगने लगी हम कंप्लेन करने लगते हैं। अगर हमारे पास फ़ोन नहीं है तो कंप्लेन करने लगते हैं। फ़ोन अच्छा नहीं चल रहा तो कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन ये जो जेंटलमैन आपको दिखेगा ना, इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी एक सिंगल बार भी कंप्लेन नहीं किया। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ना जाने अपने पेरेंट्स पे कितना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि उन्हें आईफोन दिला दे, आईफोन दिला दे, मैकबुक दिला दे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सपेंसिव थिंग अगर आप लेने जा रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है जरा सा भी कि आप अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ उसको मत लेना। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स एक एक रुपया जुगाड़ करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी महंगी चीज़ खरीदनी है ना, उसको अपना गोल बना लो कि मुझे यही लेना है, और उसके लिए हार्ड वर्क करो। दिस पोर्ट्रेज देयर लेवल ऑफ करेज एंड डेडिकेशन। और ये हमें दिखाता है कि इन बच्चों का करेज एंड डेडिकेशन किस लेवल तक का था। देयर सेंस ऑफ मेच्योरिटी इज टोटली कमेंडेबल। द ऑथर ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दिस जेंटलमैन। और हमारे जो राइटर हैं उन्होंने इसका नाम, मतलब इस पूरी स्टोरी का नाम जेंटलमैन क्यों रखा? असली में जो जेंटलमैन है ना वो ये दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनसे हमारे ऑथर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब आगे जाने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स से रूबरू कराता हूँ, तो चलो पहले कैरेक्टर्स पे देखते हैं। सो निकोला द एल्डर ब्रदर हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिडंट शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। यहाँ पे निकोला बड़ा भाई है जो कितने साल का है, 13 साल का है, और वो उसके पास बहुत सारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी वो अपने आप से, अपने आप के नज़रों में बहुत बड़ा है। और डेफिनेटली वो कभी भी किसी भी वर्क से पीछे नहीं हटता, शर्माता नहीं है, और हमेशा कोई भी काम करने के लिए जिससे कि उसे पैसे मिले और उस पैसे से वो क्या कर सके, अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवा सके, उस काम को करने के लिए कभी भी नहीं हिचकता था। ही वॉज नेवर रेडी टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी वन। किसी से भी वो मदद लेना भी नहीं चाहता था। ही वॉज फुल ऑफ जेस्ट, एनर्जेटिक, वेरी मैच्योर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड वेरी लविंग एंड केयरिंग।
ठीक है। जेस्ट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारा एंथुसियाज्म भरा हो, है ना। तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर खूब एनर्जी था, वो मैच्योर भी बहुत हो चुका था, हार्ड वर्किंग भी था, ऑनेस्ट भी था, लविंग भी था और केयरिंग भी था। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जकोपो, ठीक है। जकोपो निकोला का छोटा भाई है। निकोला 13 साल का था, जकोपो 12 साल का था और ही वॉज जोवियल एंड फुल ऑफ जेस्ट। तो ये जो छोटा भाई है ना, ये भी फुल ऑफ enthusiasm था। The author was impressed by his discipline. He was like a parent taking the responsibility of their sick sister. He also never stayed from doing any kind of work. वो भी कभी भी किसी वर्क से जी नहीं चुराता था। When he asked the author to drop him to the nearby village, Nicola was really angry. यानी जब जकोपो हमारे ऑथर से पूछता है कि क्या आप हमें वो विलेज तक छोड़ देंगे, तो इस बात पे निकोला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे घूरने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो हम किसी को भी बताएं, किसी से भी शेयर करें। तो इसीलिए जैसा कि उसका भाई चाहता था, उसने आखिर कुछ बोला नहीं, बस इतना ही पूछा था कि क्या आप हमें उस विलेज तक छोड़ सकते हो। थर्ड जो कैरेक्टर है वो हमारी है नर्स, जो वहाँ पे उस विले में होती है, उस हॉस्पिटल में होती है। सो द नर्स इज डिपिक्टेड एज अ काइंड, केयरिंग एंड कंपैशनेट वुमन who works at the hospital where the two boys sister Lucia is being treated. यहाँ पे जो सिस्टर है, उस सिस्टर का नाम है लूसिया, यानी उनकी जो एल्डर सिस्टर है उनका नाम है लूसिया। शी इज़ अ क्रूशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नरेटर। जब नरेटर वहाँ पे जाते हैं तो उन बच्चों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यही नर्स उनको देती है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है और ये क्या करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, ये बात तो उस नर्स को भी नहीं पता था, बट यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या माजरा है, क्या चल रहा है, ये हमारे ऑथर को यही नर्स बताती है। शेयरिंग द बॉयज ट्रेजिक बैक स्टोरी एंड हाईलाइटिंग देयर इमेंस लव एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर एलिंग सिस्टर, showcasing her understanding and empathy for their difficult situation. The way she narrated Nicola and Jacopo's life story to him confirms that she was quite sensitive to the personal life of her clients. तो अब प्यारे बच्चों, वो समय आ गया है कि अब हम इस पूरे चैप्टर की स्टोरी की ओर जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैं हर बार बताता हूँ। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि बस आपको समरी बता के निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा एम होता है कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो एक क्वेश्चन अगर देखो ना तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर करके आओ, ठीक है। सो ये जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है ना, ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसमें हमें दो ब्रदर दिखेंगे, जकोपो, यहाँ जकोपो लिखा गया, ये जकोपो होगा, जकोपो एंड निकोला, जो 12 एंड 13 साल के हैं, जो बड़े ही ऑड जॉब्स करते हैं, यानी जिनको करना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? ताकि वो एक लाइफ को सस्टेन कर सके, जिंदा रह सके और अपनी एल्डर सिस्टर की ट्रीटमेंट करवा सके, जो क्या कर रही है, ट्यूबरक्लोसिस से सफरिंग कर रही है, ठीक है। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी, ये कहाँ का हुआ था, स्पाइन का, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ना, इसकी सेटिंग रखी गई है वेरोना, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जो इटली का एक सिटी है। तो राइटर और उसके फ्रेंड ड्राइविंग करते हुए एल्प्स माउंटेन रेंज से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये दो बच्चे उनको मिलते हैं। अब ये दोनों लड़के का नाम, जो ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, निकोला एंड जकोपो था, जो क्या कर रहे थे, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। मीन्स हमारे राइटर जब पहली बार इन दो लड़कों से मिलते हैं तो उस समय ये लोग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं, और ये बड़े ही शैबी ड्रेस में होते हैं, यानी गंदे कपड़े में होते हैं, जो फटे पुराने होते हैं। तो हमारे ऑथर के ड्राइवर ने मना किया उनको कि सर आप इन लोगों से स्ट्रॉबेरीज मत खरीदो, क्योंकि ये बड़े गंदे से दिख रहे हैं। तो इस बात पे ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इन दोनों बॉयज़ के एटीट्यूड से और जिस तरीके से ये हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ से। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा बास्केट स्ट्रॉबेरीज का उन लोगों से खरीद लिया। लेकिन जब अगली बार हमारे ऑथर इनसे मिलते हैं तो क्या देखते हैं कि ये दो लड़के, सेम यही दो लड़के, एक पब्लिक स्क्वायर में शू शाइनिंग कर रहे हैं, यानी जूता पॉलिश कर रहे हैं। और इस बात से हमारे नरेटर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये लड़के सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही बेचते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने इनको देखा कि वो शू पॉलिश भी करते हैं तो हमारे ऑथर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो इसी बात पे वो जो दो लड़के हैं ना, वो प्राउडली कहते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के जॉब्स करते हैं ताकि
हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। एक मिडनाइट को हमारे ऑथर वहाँ से गुजर रहे थे रास्ते से, तब इन्होंने देखा कि निकोला रास्ते पे बैठा हुआ है और जकोपो जो है वो उसके कंधे पे अपना सर रख के सो रहा है। और ये लोग फुटपाथ के बगल में बैठे हुए थे एक स्टोन के पास, और इनके पैरों के पास एक बंडल ऑफ न्यूज़पेपर रखी हुई थी। तो हमारे ऑथर इन दोनों के पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात तक। तब निकोला हमारे राइटर से कहता है कि अभी यहाँ पे एक आखिरी बस आने वाली है और हमारा टारगेट ये है कि हम उस बस में ये सारे न्यूज़पेपर को सेल करेंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो इसी बात पे हमारे नैरेटर उससे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कुछ पैसे वैसे बचा के रखे हैं ताकि तुम अमेरिका में जाकर वहाँ पे शिफ्ट हो सको। तो इस बात पे निकोला कहता है कि नहीं, अभी हमारे लिए प्लान्स कुछ और हैं। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर की ट्रीटमेंट की बात होनी चाहिए थी, वो चाहता तो बता सकता था, लेकिन उसने इस चीज़ को एकदम हाइड करके रखा, राज ही रखा। तो इसी बात पे हमारे ऑथर को लगता है कि ये दोनों लड़के कितने फ्रेंडली हैं और कितने इनोसेंट हैं, और इनके इस हंसते हुए चेहरे के नीचे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है, जिस दर्द ने इनके एज को भी नहीं बख्शा। कहते हैं ना कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, कई आप ऐसे सीन देखते होगे यूट्यूब में, या फिर कई ऐसे सीन आप वीडियोस में देखते होगे, मूवीज़ में देखते होगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतने छोटे एज में ही मिल गई। अब ऑथर ना इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, स्पेशली इनका जो काम करने के पीछे जो लगन था, डिटर्मिनेशन था, और साथ साथ जो इनका एंथुसियाज्म था किसी भी चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमारे ऑथर अब भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे इस चीज़ को देखकर कि ये बच्चे जो हैं वो फटे पुराने कपड़े पहन के ही रहते हैं और हार्डली कुछ खाते भी हैं, क्योंकि ये जल्दी खाना ही नहीं खाते। ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा पैसे वेस्ट करेंगे अपने कपड़ों पे तो हम अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब ये दो जो लड़के हैं ना, ये ऑथर के अलग अलग काम में मदद करते हैं और ये इनको सिटी टूर भी कराते हैं। अब जब ऑथर यहाँ से जाने वाले थे, इनका ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो इन्होंने आखिरी बार पूछा इन लड़कों से कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो अगर तुम कहो अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। तो इसी बात पे जकोपो जो है वो उसी समय पूछ बैठता है कि यहाँ से एक विलेज है जो 30 किलोमीटर्स दूर है, उसका नाम पोलेटा है, तो क्या आप हमें इस बार संडे को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो इसी बात पे निकोला जो है वो उसको घूरने लगता है और ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल मैं तुम लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँगा, क्योंकि ये ना अपनी ड्राइवर से एक बार डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लगता है ना ये लड़के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन संडे को ज़रूर ये ऑफ रहते होंगे, संडे को तो कुछ ना कुछ अलग ही करते होंगे ना, रेस तो करते ही होंगे। तो अब इनको पता चला कि संडे के दिन को ये कहाँ जाते हैं, एक विलेज जाते हैं। ठीक है, तो अगले आफ्टरनून को जैसा कि ऑथर ने कहा था और जकोपो ने रिक्वेस्ट किया था, तो ऑथर इन लोगों को लेकर उस विलेज में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ऑथर ये चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने अपनी कार रोकी वो जगह एक विला था, यानी बड़ा सा विला बना हुआ था। तो इनको लगा कि आखिर ये लड़के यहाँ पे क्यों आए हैं, ये क्या करने वाले इस बड़े से विले में। तो वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो लड़के वहाँ से निकले और उन्होंने ऑथर को बोला कि आप हमें यहीं से पिकअप कर लेना और ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, बस 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। तो ना ही उन लड़कों ने ऑथर को इनवाइट किया कि वो उनके साथ चलें और ना ही ऑथर ने कुछ पूछा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, ऐसा कुछ भी। तो अब ऑथर को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़के इस विला में क्या करने जा रहे हैं। और इन लोगों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और 1 घंटा ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए उनसे जब रहा नहीं गया तो वो उस विला के अंदर गए, तभी वहाँ पे एक नर्स दिखी और उस जगह से वो रूम साफ साफ दिख रहा था जिस रूम में निकोला एंड जकोपो की सिस्टर को रखा गया था। और उन लोगों की सिस्टर जो है वो उस हॉस्पिटल बेड पर ऐसे बैठी हुई थी, ठीक है, जो लगभग 20 साल की दिख रही थी और उस पार्टीशन से सब कुछ दिख रहा था और ये लोग दोनों वहीं पे उसके बगल में बैठ के बातें कर रहे थे। तो ऑथर को इस तरीके से उन लड़कों की रियूनियन को देखते हुए नर्स को लगा कि आखिर ये इंसान है कौन। तब इन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ने आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप छोड़ने आए हो तो एक बार जाओ और इन लोगों की सिस्टर से मिल लो, शायद
उसे अच्छा लगेगा। तो इस बात पे ऑथर ना रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो मना कर देते कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इन लोगों के हैप्पी फैमिली रियूनियन को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, इनको रहने दो। फिर उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, तो जब ऑथर ने नर्स से पूछा कि आखिर बताओ इसके पीछे क्या मतलब कहानी क्या है, ये यहाँ पे क्यों है, तो नर्स ने वो स्टोरी बतानी स्टार्ट की, इनकी बैक स्टोरी बताई कि इन दोनों की मम्मा जो है वो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और इनके फादर की डेथ हो गई वॉर में, यानी उनको मार दिया गया और एक बॉम्ब आकर इनके घर पे गिरा और इनका घर भी तबाह हो गया और तब से ये लोग बिना घर के ही इधर से उधर भटक रहे हैं। इनकी सिस्टर लूसिया ये गाना गाया करती थी, लेकिन जब से जर्मन लोगों ने इस पूरे सिटी पर रूल करना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों ने कई सालों तक रूल किया, तो इस तरीके से इन दोनों लड़कों को और इनकी सिस्टर को कई सारे सफरिंग से गुजरना पड़ा। और जब इनकी सिस्टर को ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ तो इन लोगों ने उसे यहाँ पे एडमिट कर दिया। और जैसा कि आपको तो पता ही है कि ये अगर हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ चार्ज तो करना पड़ेगा, तो हम जो भी चार्ज करते हैं ये दोनों लड़के हर वीक आकर उसके ट्रीटमेंट में जो भी पैसे खर्च होते हैं वो ये पे करके जाते हैं। और अभी लूसिया के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है। मुझे नहीं पता कि ये लड़के आखिर कौन सा काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, लेकिन हाँ ये टाइम से हर एक वीक आते हैं और जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होता है ये दे कर जाते हैं। अब इतना सुनने के बाद हमारे ऑथर उस विला से बिल्कुल शांत वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर निकोला एंड जैकोबो वहाँ पे आते हैं, वो भी कुछ उस ऑथर से नहीं बोलते और हमारे ऑथर जो है वो भी उस बच्चों से कुछ नहीं बोलते, बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद एडमिरेशन, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द टू बॉयज हु रिमेन डिटरमिन्ड एंड स्ट्रॉन्ग टू देयर पर्पस। यानी जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें करना है, वो काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे और वो डेडिकेटेड भी थे। और इस बात से उनका जो अंदर से एक रिस्पेक्ट आता ना उन बच्चों के लिए वो और बढ़ गया। अंदर से वो उसे बहुत सारा एडमायर कर रहे थे, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोले। दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ द चैप्टर। तो बड़ा ही छोटा था चैप्टर, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अब चलो टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखते हैं। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, ही ग्रेस्ड अस होपफुली। तो आखिर ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों बोला गया कि वी डू मैनी थिंग्स। तो प्यारे बच्चों, आप चाहो तो अपने आँख को बंद करके इस एक्सप्लेनेशन को आप और सुन सकते हो, ताकि स्टोरीज के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर, वो आपको माइंड में ही रिमेंबर हो जाए। ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट शोज दैट द टू बॉयज वर नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग menial jobs such as shoe polishing or fruit vending. When the author saw them working as shoeshine boys, he was surprised as he had seen them selling wild strawberries the previous day. यानी पहले दिन उन्होंने क्या देखा कि वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहा है, आज उन्होंने क्या देखा कि वो तो शू शाइनिंग कर रहा है। तो इस बात पे वो सरप्राइज हो गए थे। He asked them about it. Then Nicola, the elder brother, spoke that they did many things. तब निकोला बोलता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। निकोला said that they also did a lot of other things for a living. The boys hoped that the narrator would ask for their services and in return would earn some good money. तो आखिर बॉयज़ ने ऐसा क्यों किया? ताकि उनको लग रहा था कि वो जेंटलमैन लग रहे थे ना, बड़े सूट बूट पहने होंगे, पैसे उनके पास होंगे, तो उनको लगा कि अगर हम इनको कोई सर्विस दें तो इन रिटर्न में ये हमें कुछ पैसे दे देंगे और ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली। जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। तो आखिर ये कब पूछा गया? मैंने अभी बताया था ना कि हमारे नैरेटर जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं ताकि तुम यहाँ से इमिग्रेट कर सको। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक होता है माइग्रेट, एक होता है इमिग्रेट। ठीक है। तो इमिग्रेट का मतलब होता है किसी एक जगह को, किसी कंट्री को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाना। अब माइग्रेट का मतलब तो आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ता है, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाओ, फिर वापस आओ, है ना। तो ये है डिफरेंस इमिग्रेट एंड माइग्रेट में। ठीक है। तो इस बात पे निकोला क्या बोलता है कि हाउ मच एवर दे विश टू डू दैट, करेंटली दे हैड अदर प्लान्स विच ही वॉज अनविलिंग टू एंड अनकंफर्टेबल शेयरिंग विद द नरेटर। यानी वो कहता है कि हाँ, जाने का तो हम लोग ने सोचा है कई बार, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दूसरे प्लान्स हैं। और इतना बोलते ही वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो नरेटर के साथ वो अपनी सिस्टर वाली बात को शेयर नहीं करना चाहता है। येट
In both these boyish faces there was seriousness which was far beyond their years. यानी ये जो बॉयज के फेसेस है ना, इनके ऊपर जो सीरियसनेस दिख रहा था वो फार बियॉन्ड देयर एजेस था. मतलब जितना उनका एज था उससे ज़्यादा तो उनके चेहरे पे सीरियसनेस दिख रहा था. सो दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट बोथ द बॉयज निकोला एंड जकोपो वर मैच्योर इनफ टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. यानी लाइफ उनको जो भी हार्डशिप दे रही थी वो बिल्कुल उस बात से कंप्लेन नहीं करते थे. दे वर ओनली 13 and 12 years, yet they looked and behaved wonderfully remarkable. They were childish and innocent, yet they were wise, responsible and mature. तो बेटा ऐसे आंसर्स लिखोगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. तो सेकेंड जो है टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़े लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, थोड़े से देखते हैं. वाई डिडंट लुइगी द ड्राइवर अप्रूव ऑफ द टू बॉयज. अब अभी तो मुझे नहीं पता इसको लुइगी बोलते हैं या लुइजी बोलते हैं. आई थिंक लुइगी ही बोलना चाहिए. आप जरूर करेक्ट कर देना अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो. ठीक है, कई बार थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है तो आप बिल्कुल भी मत करते रहो, आप मुझे सिखा सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम यू गाइज. सो लुइगी द ड्राइवर डिडंट अप्रूव ऑफ द शैबी अपीयरेंस ऑफ निकोला एंड जकोपो. क्योंकि निकोला एंड जकोपो के जो ड्रेसेस थे वो शैबी टाइप के थे, है ना. तो इसीलिए ड्राइवर ने ये अप्रूव नहीं किया, उनको सजेस्ट नहीं किया कि आप इनसे कुछ परचेज करो. दे वर वियरिंग ओल्ड एंड वर्न आउट क्लॉथ्स. सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर द नरेटर एंड हिज कंपेनियन इम्प्रेस्ड बाय द टू बॉयज. आखिर क्यों, कैसे ये लोग इम्प्रेस्ड हो गए. सो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बॉयज बिकॉज they were highly committed and devoted towards work at such a young age. यानी 12 and 13 years का एज तो आप लोगों का होगा जो अब आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो. क्लास 8 एंड 9 के बच्चों का 12 and 13 ईयर्स का एज होता है. यानी जिस समय वो पढ़ाई करते हैं उस समय ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वो भी इतनी रिस्पॉन्सिबली और डिवोटेड होकर. दे वर रेडी टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड जॉब्स टू अर्न मनी. दे एग्जिबिटेड डेडिकेशन, determination and sincerity while working. Next question, why was the author surprised to see Nicola and Jacopo working as shoeshine boys? The narrator was surprised to see Nicola and Jacopo shining shoes because he thought that selling fruits was their only occupation या occupation. यानी मैंने बताया ना कि नरेटर को लगा था कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेचना ही उनका एक इकलौता ऑक्यूपेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. हाउ वर द बॉयज यूजफुल टू द ऑथर. द बॉयज वर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं IMP भी लिखता हूँ और साथ में वेरी भी लगा देता हूँ. ठीक है, सो द बॉयज वर यूजफुल टू द ऑथर इन मैनी वेज. कैसे? दे शोड देम सिटी एज गाइड, हेल्प देम इन गेटिंग अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, बॉट टिकट्स फॉर द ओपेरा फॉर देम, टोल्ड देम अबाउट गुड रेस्टोरेंट्स एंड रैन ऑल देयर एरंड्स. यानी इधर से उधर जो भी चीजें वो जाता था उनके बारे में वो बताते रहता था. नेक्स्ट, वाई वर द बॉयज इन द डेजर्टेड स्क्वायर एट नाइट, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट्स डू दे एग्जिबिट. आखिर उस सुनसान रास्ते में ये दो लड़के कर क्या रहे थे और जो उन्होंने बोला या फिर जो भी वहां पे हुआ ये उनके बारे में क्या दिखाता है. So the two boys were selling newspaper in the windy deserted square at night. They were waiting for the last bus from Padua. They would sell their newspapers when it came in. It shows their sense of hard work and patience. They could work till midnight. यानी वो आधी रात तक भी काम कर सकते थे, इतने ज़्यादा dedicated थे. The narrator asked the boys, "Must you work so hard? You both look rather tired." The boys reply, "We are not complaining, sir." What do you learn about the boys from this reply? यानी जब हमारे नरेटर ने उन बच्चों से पूछा कि तुम बड़े थके हुए से लग रहे हो, है ना, लगता है बहुत ज़्यादा काम करते हो ना, तो इस बात पे वो क्या बोलता है कि हम कभी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर इस बात का. इसका मतलब जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में आ चुकी है इस पे अब वो कंप्लेन नहीं कर रहा. कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. एक और भी हमारे पास लाइन है ना कि एक डायमंड तब तक डायमंड नहीं बनता, सॉरी एक कोयला तब तक डायमंड नहीं बनता जब तक कि वो लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर ना सह लेता हो. तो अगर आपको डायमंड बनना है इन योर लाइफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को सहना भी तो पड़ेगा. When the narrator saw them selling newspapers till midnight, he asked them if they must do work so hard as they both looked tired. At this, Nicola replied that they were not complaining about it. It means that
both the boys had a lot of courage and patience of working hard. It shows their willingness and readiness to work. यानी ये क्या दिखाता है कि वो हमेशा रेडी हैं कोई भी काम करने के लिए. Next question. When the narrator asks the boys about their plans, they are evasive. Why don't they disclose their problems? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड डाला है, they are evasive, यानी वो चीज़ों को ना घुमा फिरा के बोल रहे थे, वो straight to the point नहीं बात कर रहे थे, वो कुछ छिपा रहे थे. तो आखिर वो क्यों डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स को? The boys don't disclose their problems to the narrator when he asked them about their plans because they did not want to lose their dignity and self-respect by asking anyone for sympathy or फाइनेंशियल हेल्प. यानी वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान आए और हमारे इस डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ दे और हमें सिंपैथी एंड फाइनेंशियल हेल्प दे. वो तो किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहते थे और यही वो वजह थी जिसके वजह से वो उनको कुछ डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लंबे हो रहे हैं और ये समझ लो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जैसा ही बनते जा रहा है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. यानी अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, यानी आप किसी के भी अपीयरेंस को देखकर वो इंसान कैसा दिख रहा है उससे ये नहीं जज कर सकते कि वो इंसान आखिर असलियत में कैसा है. ठीक है, एक और लाइन है ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी भी बुक को कवर से मत जज करो. एक अच्छे इंसान और एक अच्छे बुक को समझने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. It is very much true in the case of the two boys, but in the positive sense. ठीक है, ये अच्छे सेंस में यूज किया गया लाइन को. In spite of their appearance, the narrator bought fruit from them. In the following days, the narrator discovered that the boys did a lot of other things apart from selling fruit. They sold newspapers, they were shoe shine boys, tourist guides, and run errands. All this made the narrator think that the boys were working so hard to save money to immigrate to America. तो हमारे ऑथर को क्या लगा कि शायद ये लड़के इतना काम कर रहे हैं दिन रात, इतना डेडिकेटेड होके, शायद ये अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अमेरिका जाकर लोग सेटल होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं. तो उनको लगा कि बहुत पैसे कमा रहे तो शायद ये अमेरिका जाएगा. However, it is revealed during the course of the story that their only motive was to be able to pay for their sister's treatment. और ये चीज हमें इस स्टोरी में पता चलता है कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या था. वॉर हैड डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ देयर फैमिली एंड येट इट हैड नॉट फिल्ड देम विद डिस्पेयर. यानी इस वॉर ने उनका घर ले लिया, इस वॉर ने उनके फादर को ले लिया, लेकिन इस वॉर ने उन्हें निराश कभी नहीं किया. द बॉयज वर वर्किंग डे एंड नाइट टू सेव वॉट एवर वॉज लेफ्ट. Behind their shabby appearances were hidden two noble souls whose dedication and selflessness promises a new hope for mankind. तो एक बार ये स्टोरी मैं मतलब सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को. एलन मस्क के बारे में भी ऐसे ही कुछ था कि जब उनका सब कुछ खत्म हो गया था ना, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मतलब उनका वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, है ना, तो रॉकेट या सैटेलाइट ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. तो वो क्या होता है, उनका मिसाइल फेल हो जाता है. उन्होंने बैंक से हेवी अमाउंट में कर्ज ले रखा था, अपने रिश्तेदारों से ले रखा था, फ्रेंड से ले रखा था, और उनका सारा पैसा उन्होंने उस रॉकेट में लगा दिया. और जब वो ऊपर उड़ा तो वो फट गया, मीन्स वो सक्सेसफुल ही नहीं रहा. और इस कंडीशन में कोई दूसरा इंसान होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता या वो कहीं और गायब हो जाता, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ भले ही चला गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी भी मेरे पास है, डेट इज़ माई होप. तो एग्जैक्टली मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा बच्चों, अगर आपने कभी सुना है तो ज़रूर कमेंट करना कि ये स्टोरी एलन मस्क की ही है या किसी और की है, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आया ना तो शायद मैं नाम में मिस्टेक कर सकता हूँ, पर स्टोरी कुछ ऐसा ही था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉयज लुक्ड आफ्टर लूसिया विलिंगली? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि वो बच्चे जो हैं वो अपनी सिस्टर की बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे थे? ऑफ कोर्स यस मेरे भाई, ऑफ कोर्स. कैसे? द बॉयज लव्ड देयर सिस्टर. शी वॉज द ओनली फैमिली लेफ्ट आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. And when they realized that their sister had tuberculosis of the spine, they got her admitted to the hospital. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी सिस्टर को खोना नहीं चाहते थे. The ultimate mission of the boys' life centered on the welfare of their sister Lucia. यानी अब उन लोगों की लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था कि कैसे अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट हम अच्छे से कराएं
और उसे ट्यूबरक्लोसिस फ्री करें। डे एंड नाइट दे स्लोग्ड एंड स्टार्व्ड ओनली टू प्रोवाइड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर लूसिया, यानी वो खुद ना खाकर जिंदा रहते थे ताकि वो लूसिया के एक्सपेंसेस के लिए पैसे बचा कर सके। दिस कुडंट हैव बीन डन विदाउट देयर विल एंड डिज़ायर, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता था अगर वो विलिंग नहीं रहते और उनके अंदर ये डिज़ायर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्रॉमिस होप फॉर सोसाइटी? कैसे? सो बोथ निकोला एंड जकोपो शो सेल्फलेसनेस एंड रिफ्लेक्ट ग्रेट डिग्निटी इन देयर बिहेवियर। तो ऐसा कहते हैं ना कि आप अपने बर्थ से महान नहीं बनते, आप अपने कर्मों से महान बनते हो, आप अपने बिहेवियर से महान बनते हो, है ना। सो उनके अंदर वो बिहेवियर थी, उनके अंदर वो ग्रेट डिग्निटी थी। दे आर डीपली डिवोटेड टू सेव देयर सिस्टर एंड इन देयर अर्नेस्ट एंडेवर दे बिकम रोल मॉडल्स। एंडेवर का मतलब क्या होता है? एफर्ट, ठीक है। दे बिकेम रोल मॉडल्स, एपिटोम्स ऑफ सेक्रीफाइस हु कैन एनलाइटन द पाथ फॉर रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी टू फॉलो। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। दैट मीन्स दे शुड बी द रोल मॉडल्स ऑफ योर्स। सो लुक एट द इटैलिक वर्ड्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा देखना है इसको, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसको अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना। क्यों? ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये जाए और ये ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो बहुत हो गई पब्लिसिटी, अब चलो आते हैं हम लोग बैक टू द टॉपिक। सो वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टुवर्ड्स टाउन। तो यहाँ पे सेट ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे इस सेंटेंस में कम अपन का मतलब क्या है, इसमें पुट आउट का मतलब क्या है, इसमें टर्न अवे का मतलब क्या है? इन लोगों को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। यानी ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और यू कैन से एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। तो अब देखो, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बिगिन अ जर्नी फॉर अ ट्रिप, ठीक है। केम अपन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड और एनकाउंटर समवन और समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपने उस चीज के बारे में सोचा नहीं था, अचानक से हो गया। जैसे वन नाइट वी केम अपन देम इन द विंडी एंड डिजर्टेड स्क्वायर, यानी मतलब ऐसे ही मिल गए, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी रात को वो बच्चे वहां पे बैठे होंगे। पुट आउट का मतलब टू बी अनॉयड और इनकन्वीनियंस्ड, मतलब गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। जैसे ही बिट हिज लिप्स देन इन अ रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न अवे का मतलब टू मूव वंस फेस और बॉडी अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, यानी ऐसे नाक घुमा लेना मतलब आपको वो अगर इंटरेस्टेड ना लग रहा हो तो आप वहाँ से क्या करोगे? अपने आप को मोड़ लोगे। सो आई शुक माई हेड एंड टर्न अवे। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो था ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, और ये जो है वो आपका आंसर है। आप अपने बुक्स को ओपन करो और इसको मैच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग दी हुई है कि आखिर ये सेटअप का मतलब क्या है। तो सेटअप का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट और एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे मैंने सारे ये फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इसको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो अच्छे सेंटेंसेस भी नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में आ गए तो फंस भी जाओगे, ठीक है। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये आपको ब्लैंक भरना था, ठीक। अब इस ब्लैंक में आप क्या भरोगे? जैसे द लैंडलॉर्ड वाज सस्पिशियस of the two men staying in his flat, so he called the police and then turned them in, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा आंसर दिख रहा है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, लिख लो, और पीछे मीनिंग दी हुई है तो उसको जाके जरूर पढ़ लेना। इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको वर्ड लगता है ना, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है हिंदी में संयोग से मिल जाना, यानी जैसे वो कम अपन था ना, वैसे ही संयोग से मिल जाना। आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन हो गया। जैसे one evening I came across one of my old friends when I was in school, यानी एक शाम मेरे एक दोस्त मुझे मिल गया जो चाइल्डहुड फ्रेंड था मेरा, बचपन में हम लोग साथ पढ़ते थे, ऐसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, अब इसके आंसर तो मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है। एज द नरेटर राइट एन आर्टिकल ऑन द लेसन ऑफ लव, फेथ एंड ट्रस्ट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द टू बॉयज ऑफ वेरोना। तो आखिर इस दो लड़कों से आपने क्या सीखा? द लेसन ऑफ लव, फेथ एंड ट्रस्ट, कैसे? ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आंसर आपको पढ़ लेने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि आफ्टर हर ब्रदर्स विजिट लूसिया राइट्स अ पेज इन अ डायरी अबाउट हर पास्ट लाइफ एंड हर प्रेजेंट लाइफ और सिचुएशन। एज लूसिया राइट
द डायरी एंट्री इन अबाउट 51 and 50 वर्ड्स। तो यहाँ पे राइट्स हो जाएगा। तो ये डायरी एंट्री जो है वो आपको एज लूसिया लिखना है, आपको सोचना है। और यहाँ पे मैंने पूरा आंसर आपको दे रखा है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे इस चैप्टर से लगे मैंने उसको अपने वीडियो में इंक्लूड कर दिया। अब इसमें देखो क्या बोला है कि द नरेटर रियलाइजेस व्हाई निकोला एंड जैकोबो वर्क सो हार्ड। ठीक है, तो ये एकदम लास्ट वाले सीन के बाद का एक मतलब बोलो तो सीन दिया हुआ है कि उनको पता चल गया कि आखिर ये इतना मेहनत क्यों करते हैं। येट ही डज नॉट गो इन टू मीट देयर सिस्टर नॉट डज ही स्पीक टू देम अबाउट व्हाट ही लर्न्स फ्रॉम द नर्स। ठीक है, कि क्या क्या नर्स से उनको उनके बारे में पता चला और ये बच्चे आखिर क्या करते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, तो ये बात वो नहीं जाके बोलते हैं। सो वर्किंग इन ग्रुप्स डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी एंड शेयर योर व्यूज विद द क्लास। तो यहाँ पे तो ये बोला है कि ग्रुप डिस्कशन करना है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम में आ सकता है, चांसेस 80% से भी ज़्यादा है कि आपको इसी से क्वेश्चन बना दे। सो द लव एंड डिवोशन एंड द फैमिली वैल्यूज निकोला एंड जैकोबो डिस्प्ले। कैसे, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, जरूर पढ़ लेना। देयर प्राइड इन देमसेल्फ एंड देयर फैमिली, इसका भी आंसर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना। एंड लास्ट द ट्रस्ट दे प्लेस इन द नरेटर, यानी उन लोगों ने नरेटर के ऊपर एक ट्रस्ट किया था और हमारे नरेटर ने उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। एंड लास्ट ये जो क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इन चारों में से, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि आखिर वो कौन सी रीज़न थी जो नरेटर हैं उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो उनके सीक्रेट के बारे में जानते हैं। क्यों? अब देखो, अगर सामने वाला इंसान आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसके सीक्रेट को जानो, तो आप भी बिल्कुल ट्राई मत करो कि आप उसके सीक्रेट को जानो, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि आप उसके सीक्रेट को जान गए हो तो डेफिनेटली वो इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो मैं ज़्यादा इसको गोलमाल कर दिया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक एंड कीप सेफ। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।